हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित मैथ्स एकेडमी। आइए, इस चैनल पे आप लोग का स्वागत। आज हम लोग बीएसएससी के सेट वन को डिस्कस करते हैं। ए रेशियो बी बराबर 8:9, बी रेशियो सी बराबर 3:5, सी रेशियो डी बराबर 1:2। तो A:B:C:D का अगर वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? 8:9, फिर इसके नीचे लिखेंगे 3:5, फिर इसके नीचे लिखेंगे 1:2। अब इसको देखना है कि 9 के आगे कुछ नहीं है, तो 9 9 दो बार लगा देना है लास्ट तक। और फिर अब 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 लिख देना। फिर 3 के इधर कुछ नहीं है तो 3 लिख देना, और 1 के इधर कुछ नहीं है तो 1 लिखना, फिर से 1 लिखना। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 या 24:2, 9 या 27:2, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 2 90। और फिर जो कटेगा उसको काट देना है। तो 3 से काटना है 24 को 8 बार में, 3 से 27 को 9 बार में, 3 से 45 को 15 बार में, 3 से 90 को 30 बार। तो इसका जो रेशियो आ गया 8:9:15:30। अब अनुपातिक रेशियो के सम को टोटल क्वांटिटी के बराबर कर देंगे, जो कि 23,808 रुपये है। तो यहाँ पर अनुपातिक रेशियो का जो सम आया, अनुपात 62 बराबर आ गया 23,808 रुपये। तो अनुपात एक का क्या आएगा? 23,808 बटा 62। और बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी पूछ रहा है, तो बी के सामने जो है वो 9 है, इसीलिए अनुपात 9 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 23,808/62 × 9, जो कि बराबर हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 31 बार में, 2 से इसको काटिए, एक, फिर एक, फिर 9, फिर 0, फिर 4, और 31 से काटिए 119 को, जो कि आपका आएगा 31 × 3, 93, फिर 19 और 7, 26, यानी कि 260। तो 31 से 8 बार में लगेगा तो 248, फिर 12 बच गया 4, यानी 124, यानी 4 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा 384 × 9, जो कि बराबर हो जाएगा 9 × 36, फिर 6 बाकी 3, 9 × 72, 3 × 75 के 5 बाकी 7, 9 × 27, 3 × 30, अच्छा 34, जो कि 3456 रुपये के बराबर हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो इसमें हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य दो तरीके से निकल सकता है, दो तरीके से निकल सकता है। क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100। तो क्रय मूल्य 840 गुना 100, 120/100 बराबर अंकित मूल्य गुना 70/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल हो गया, फिर 7 से 840, 120 बार में। तो अंकित मूल्य बराबर हो गया 120 × 12, जो कि आपका 1440 रुपये के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाग संख्या क्या है? इस केस में भाजक बराबर आपको जो लेना है, सीधा 8 × 9 कर दीजिए, तो 72 आ गया। और कह रहा है कि भागफल का 8 गुना है, मतलब भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भागफल बराबर 9 हो जाएगा, और शेषफल का 9 गुना है, तो मतलब शेषफल बराबर फिर क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार 8 का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो मतलब 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो भाज्य निकालना है। तो अब सबका मान अलग अलग हम निकाल लेते हैं पहले। तो भाजक बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा 72 × 3 बराबर 216। अब भागफल बराबर हो जाएगा 9 × 3 बराबर 27, और शेषफल बराबर हो जाएगा 8 × 3 बराबर 24। तो भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। तो इस फॉर्मूला से यहाँ भाज्य का मान निकल जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या हो रहा है?
भाजक यानी कि 216 गुना 27 प्लस 24। 216 गुना 27 क्या होगा? 27 चौके 162 के 2, बाकी 16, 27 और 16 43 के 3, बाकी 4, 27 दूनी 54, अच्छा 58 और प्लस 24। तो इसका मान हो जाएगा 5856, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? यहाँ एक गेंद का सीपी बराबर आप ₹X मानिए। तो 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ 17 गेंदों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 17X, और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 840 रुपये, जो कि किसके बराबर हुआ? 5X के बराबर हुआ। तो 17X माइनस 5X बराबर हो जाएगा 840, यानी कि 12X बराबर आपका 840 रुपया होगा। X बराबर क्या होगा? 62 84, यानी X बराबर 70 रुपये आपका होगा। तो क्या पूछ रहा है? एक गेंद का लागत मूल्य। तो एक गेंद का लागत मूल्य आप X माने, तो एक गेंद का लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ देखिए, एक आयत का विकर्ण √31 cm है और इसका क्षेत्रफल 25 cm² है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? चलिए आयत के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, ABCD, इसका लेंथ L है और इसका चौड़ाई D है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है L×B। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L + B। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √L² + B²। तो यहाँ आयत का विकर्ण √31 cm और उसका क्षेत्रफल 25 cm² है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? यानी कि √L² + B² का वैल्यू √31 दिया हुआ। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कीजिए तो L² + B² का मान 31 आ जाएगा। फिर क्या है? इसका क्षेत्रफल यानी L×B बराबर 25। तो L+B का होल स्क्वायर आपको निकालना अगर होगा, L² + B² + 12B होता है। तो L² + B² 31 है, 12B यानी कि 50। L+B का स्क्वायर बराबर कितना? यहाँ से L+B कितना आ जाएगा? √181 यानी कि 9। तो आयत का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आयत का 2 × L + B, यानी कि 2 × 9 बराबर 18 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। और क्वेश्चन कह रहा है कि रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। तो बचत अगर 100 रुपया हो तो खर्च कितना होगा? 100 से 300% अधिक, मतलब 100 से 300% अधिक, तो ये 400 रुपया हो गया। तो आय बराबर कितना हो गया? 100 + 400, तो बराबर 500 हो गया। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो और बचत में 20% की वृद्धि हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो रीना का न्यू आय बराबर हो जाएगा 500 गुना 130/100, ये 5 हो गया, ये 650 हो गया। और रीना का न्यू बचत बराबर हो जाएगा 100 गुना 120/100, 100 से 100 कट गया। तो रीना का न्यू खर्च बराबर 650 माइनस 120, जो कि 530 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि रीना का जो खर्च है 400 से बढ़कर कितना हो गया? 530, यानी कि बढ़ोतरी कितना हुआ? 130 का, किस पे?
400 होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 4 बार में, और ये 4 से ये 2 से ये 2 बार में कटा, और 2 से 130 65 बार, तो इसका वैल्यू आ गया 65/2, यानी कि 32.5% की बढ़ोतरी हो गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 37 में कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, और पहले 6 संख्याओं का औसत 30 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना हो। तो माना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या है, और ये 10 संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ। 10 संख्याओं का औसत 32 है, तो 10 संख्याओं का योग 320 हो जाएगा। पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका सम क्या होगा, 30 गुणा 6 बराबर 180, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो इनका सम 33 गुणा 6 बराबर 198। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पांचवी और छठी संख्याओं का औसत क्या हो। तो पहली 6 संख्याओं का औसत 30 और इनका सम 180 आया, तो आप देखिए गौर से कि पहली 6 संख्याओं यहाँ से यहाँ तक हो गए, फिर अंतिम 6 संख्याओं 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक हो गए। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि 5 और 6 2 बार आ चुका है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का मान निकालने के लिए पांचवी और छठी संख्या का सम बराबर क्या होगा, 180 प्लस 198 और माइनस 320, तो ये क्या होगा, 8 9 8 17 2 1 3 माइनस 320, तो बराबर 58 हो गया। तो अतः इनका औसत बराबर 58/2 बराबर 29, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है, तो उन संख्याओं में अंतर कितना है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ संख्या को एचसीएफ के मल्टीपल के टर्म में मान लीजिए 3x और 3y है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x प्लस 3y बराबर 33 है, यानी x प्लस वाई बराबर 11 है, और उनका एलसीएम 72 है, यानी कि 3x और 3y का जो एलसीएम होगा वो होगा 3xy, तो 3xy बराबर 72 है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो xy बराबर जो वैल्यू होगा ये होगा 24, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब जो है आप फर्स्ट एंड सेकेंड से एज्यूम कीजिए कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर एक्स बराबर 8 और वाई बराबर हम 3 रखते हैं, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संख्याओं में अंतर क्या होगा, मतलब 3x और माइनस 3y का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 3 इंटू 8 माइनस 3, तो 3 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्षों में यदि 1900 रुपया की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपया हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 रुपया की धनराशि कितने रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले देखना है इसमें कि 3 वर्षों में 1900 रुपया की धनराशि 2100 रुपया हो जाती है, यानी ब्याज कितना हो गया 2100 माइनस 1900, जो कि 200 रुपये के बराबर होगा। तो ब्याज, और इस क्वेश्चन में पहले दर निकालना, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, जो कि आपका हो जाएगा 200 गुना 100 बटा मूलधन 1900 रुपया है, और समय 3 साल है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर ये ऊपर में 2 गुना 100 200, 19 गुना 3 57 हो गया, ये रेट आ गया।
अब पूछ रहा है कि 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो इस केस में इसका साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज 11,400 गुना 200 बटा 57 गुना 5 बटा 100। अब ये 200 से 100 दो बार में कट गया, 57 से 114 दो बार में, और डबल जीरो उतर गया। तो 200 गुना 2 400, और 400 गुना 5 तो 2,000। तो अब निकालना है कि 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। बता, धनराशि बराबर 11,400 प्लस 2,000 रुपया ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 13,400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी अलग अलग 3 योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज दर प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान मान लीजिए कि माना कि धनराशि क्रमशः एक्स, वाई और जेड है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि प्रत्येक राशियों के लिए साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है, यानी एक्स का 10 गुना 6% बराबर वाई का 12 गुना 10% बराबर जेड का 15 गुना 12%। तो यहाँ देखिए तीनों में परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स का 60 बराबर वाई का 120 बराबर जेड का 180। अब देखिए 60 से अगर काटिएगा इसको तो 1 हो जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 3 बार में कट गया। तो मतलब एक्स बराबर 2 वाई और बराबर 3 जेड। अब तीनों का अनुपात निकालना है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अब निकालना है। तो इसमें एक्स के इधर कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं। अब देखिए एक्स के नीचे लिखना है तो इसके टर्म को भूल जाना है, बाकी जो दोनों टर्म बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 2 गुना 3 फिर अनुपात। अब वाई के नीचे लिखना है तो वाई वाला को भूल जाना है, फिर बाकी जो दो बचा 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देना। फिर जेड के नीचे बचा तो इसको 3 को भूल जाना है, तो बाकी जो दो बचा 1 और 2 इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर हो गया 6:3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिन में पूरा किया। तो मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं और उन्होंने 25 दिन तक कार्य किया। तो कार्य हुआ कितना, हुआ कार्य बराबर 25/40। तो 5 से काट दीजिए, 25 25 40 बराबर 5/8। तो 5/8 कार्य हो गया। तो बचा कार्य कितना है, 3/8। बचा कार्य 3/8 है। तो 3/8 कार्य जो बचा हुआ है उसको मानवी ने 24 दिन में पूरा किया, यानी 3 या 24। तो एक काम को 64 दिन में पूरा करेगी, यानी कि मानवी अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 64 दिन लगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो कि आजकल रिसेंटली हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त से समानुपात में हो। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं 23 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस एक्स बटा 108 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत तरीके हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस को इसमें रख दीजिए तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको एक अलग मेथड बता रहा हूँ। यहाँ ये दोनों को सब्जेक्ट यहाँ ये दोनों को सब्जेक्ट कर लीजिए। तो 40 में से 23 घटा तो 17 बचेगा। फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 108 में से 57 गया 51 बचा। फिर इसको इधर से काट लीजिए, 51 से 3 बार में कट जाएगा, 17 से 3 बार में 51 कट जाएगा। अब इधर 1 बचा और इधर 3 बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले टर्म से। तो 3 से इधर जब जाएगा तो 69 माइनस 3x बराबर इधर हो जाएगा 57 माइनस एक्स। तो ये 69 माइनस 57 बराबर हो जाएगा 3x, इधर चल जाएगा
तो 3x माइनस एक्स यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 12, तो x का मान 6 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज आप इसको बाय ऑप्शन भी रख सकते हैं, जो कि मेथड 2 मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 23 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स बराबर है 57 माइनस एक्स बटा 108 माइनस एक्स। अब इसमें बारी बारी से आपको रखना पड़ेगा, तो पहले ऑप्शन को रखिए 6 को, तो 23 माइनस 6 कितना होगा 17 बटा 40 माइनस 6 कितना होगा 34, और इस 57 माइनस 6 कितना होगा 51, और 108 माइनस 6 कितना होगा 102। अब यहाँ 17 से 34 दो बार कट गया, 51 से 102 दो बार कट गया, 1/2 बराबर 1/2। तो बाय लक है कि आपका पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो ये ऑप्शन, तो ये तरीका भी सही। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डब्बे के तेल की संपूर्ण मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो इस केस में तो सीधा दोनों का HCF ले लेना है और आपका आंसर आ जाएगा 50 और 35। तो इसका HCF क्या हो सकता है, देख लीजिए। 35 से 50 निकालना है, तो एक बार में 35 आ गया, फिर 15, फिर 35, फिर दो बार में 30 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 3 बार। तो यहाँ HCF बराबर क्या हो जाएगा 5। ये आपका कन्वेंशनल तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप डिफरेंस मेथड से भी जा सकते हैं। जैसे 50 और 35 का हमको HCF निकालना है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 15। अब या तो HCF 15 होगा या फिर 15 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 15 से तो 50 और 35 दोनों में से कोई नहीं करता है, तो इसका फैक्टर करेंगे 5 गुना 3। अब 3 से तो नहीं करता, तो 5 से तो दोनों करता है, वैसे भी बराबर वाला टर्म लेना, तो HCF बराबर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष। तो इसमें मान लीजिए कि सबसे छोटी बहन की आयु 3 वर्ष है, तो सभी बहनों की आयु क्रमशः टी, T+3, T+6, T+9 और T+12 होगी। तो अब इनका सम कर दीजिए तब तक, और उसको बराबर कर दीजिए 50 पे। तो T+T+T+T+T यानी कि 5T प्लस 14 9 9 9 18 12 30, तो बराबर हो गया 50। तो 5T बराबर हो गया 20, तो T बराबर हो गया 4। तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी, T+12, तो 4 + 12 जो कि 16 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें मिलाया तो पानी जा रहा है, मतलब अम्लता का मात्रा कांस्टेंट होगा, यानी जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में होगा। यानी कि 9 का 50% और बराबर, मान लीजिए कि इसमें x लीटर पानी मिला जाएगा, इसमें x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 9 + x, ये फाइनल मिक्सचर हो गया, इसका 30% अम्लता है, तो दोनों अम्लता तो बराबर होगा, तो 9 का 50% यानी हाफ, तो 4.5 हो गया। इधर 9 + x मल्टीप्लाई 30/100, 1 0 1 0 कट गया, इधर जाके 10 गुना हो जाएगा 4.5 में, जो कि 45 के बराबर होगा, और उधर 9 × 27 प्लस 3x, तो 3x बराबर क्या होगा 27, इधर जाके घट गया 45 माइनस 27, जो कि 18 के बराबर होगा। एक्स का जो वैल्यू आया वो 6 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। रविकांत 12.5 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर/आवर की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे का समय लगता है, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। यहाँ टोटल दूरी जो है साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर, तो 12.5 जो कि साइकिल का स्पीड है, और इसमें टाइम कितना लगता है, तो टाइम नहीं दिया हुआ, और पूछ रहा है कि उसने कितने घंटे साइकिल
चलाई, तो मान लेते हैं कि माना कि रविकांत ने x घंटे साइकिल चलाई, तो 12.5 गुना एक्स और प्लस टोटल समय 7 घंटा, और उसमें x घंटा अगर ये साइकिल चलाता है तो पैदल कितना चलेगा, 7 - x, और पैदल चलने का स्पीड कितना है 3, तो 3 इंटू 7 - x कर देंगे, जो कि टोटल डिस्टेंस 40 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है तो 12.5 इंटू एक्स, तो 12.5 x हो गया, और प्लस 7 × 21 और -3x बराबर 40 होगी, तो 12.5 - 3x ये हो गया 9.5x, और 40 में से 21 घट गया तो इधर 19 बच गया, तो 9.5 से 19 दो बार में चले जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 2 आवर। तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, 2 आवर चलाई, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है। पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले घंटे के लिए खोला जाता है, इसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को कुल भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके 4 घंटे में भर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो कि 24 हो, ये टाइम को दिखाता है, और ये जो 24 आ गया ये वॉल्यूम को दिखाए। मान लीजिए 24 लीटर ये हो गया, और इसके बाद वॉल्यूम में टाइम से भाग दे दीजिएगा, तो ये एफिशिएंसी को दिखाता है, यानी कार्य करने की क्षमता को। तो 24 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, 24 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6, यानी कि ए का एफिशिएंसी जो है वो 4 आ गया, जबकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 आ गया। ए का एफिशिएंसी 4 है, तो यानी बी का एफिशिएंसी 2 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि केवल पहले पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि बी जो है 1 घंटे में कितना काम किया होगा, तो 2 × 1, तो 2 काम तो कर दिया अभी। अब बाकी बचा काम जो है उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है, मतलब अब जो बाकी बचा काम है वो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, तो बाकी बचा काम कितना 24 - 2, यानी कि 22 लीटर को अब भरना है, तो कितने टाइम में भरेंगे, तो टाइम बराबर हो जाएगा 22 बटा, अब दोनों मिल के भर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी जुट जाएगा, तो 22/6, यानी कि 3 होल 4/6, यानी कि 3 होल 2/3, मतलब 3 आवर 40 मिनट। अब कुल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, ये 3 आवर 40 मिनट हो गया, और पहले से भी 1 घंटा बी ने काम किया था, तो कुल समय बराबर 1 + 3 आवर, 1 आवर + 3 आवर 40 मिनट, तो बराबर हो जाएगा 4 आवर 40 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दो बाइकों के क्रय मूल्य का योग इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहली बाइक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ बराबर कितना है 20%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए 1/5, और इसी का आप होल वैल्यू निकाल लेगी, यानी कि प्रॉफिट है तो नीचे वाला टर्म ऊपर में जाकर जुड़ जाता है, यही होल वैल्यू कहलाता है। तो 6/5, तो यहाँ नीचे वाला जो टर्म होता है वो सीपी हो जाता है, और ऊपर वाला टर्म जो होता है वो एसपी हो जाता है। और जबकि हानि जो यहाँ दिया हुआ है ये भी 20% है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए तो 1/5 है, ठीक। अब इसको क्योंकि हानि है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 4/5 हो गया, तो ऊपर में जो होता है वो एसपी हो जाता है, और नीचे में जो होता है वो सीपी हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य समान है, बट यहाँ से जो आ रहा है वो पहला में एसपी 6 आ रहा है, दूसरा में एसपी 4 आ रहा है, तो इसको समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए पहले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12/10, और ये कितना हो गया 12/15। अब चूंकि इसमें दोनों के लिए एसपी सेम आ गया, एक में 12 आ गया, इसमें भी 12 आ गया, लेकिन दोनों का अब सीपी अलग अलग हो गया, तो एक का 10 आ गया और एक का 15 आ गया, तो टोटल सीपी का सम जो कितना आ गया, टोटल सम ऑफ सीपी 15 + 10 बराबर 25 आ गया, और इसी 25 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1 लाख रुपए के बराबर, जिसमें 1 पर 5 जीरो है, तो 25 चौके 100, उस पर 3 जीरो हो गए, यानी एक का वैल्यू 4,000 रुपये आ गया। तो क्या पूछ रहा है, पहली बेची गई बाइक का क्रय मूल्य, यानी पहली बेची गई बाइक का क्रय मूल्य, यानी कि जो बाइक लाभ पर बेची गई थी उसका क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 का वैल्यू क्या होगा 4,000 गुना 10, जो कि 40,000 के बराबर है।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पी बटा क्यू को 0.037 बार का रूपांतरण फॉर्म में आपको करना है। तो पी बटा क्यू बराबर यहाँ जो दिया हुआ आपको 0.037 का बार, इसका आपका इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, जब भी किसी संख्या पे बार होता है तो उसको जब हटाइएगा आप, तो जितनी संख्या पे बार आएगा उतना बार 9 आता है। तो यहाँ पर 37/9 और उसके पहले जितनी पॉइंट के बाद जो नंबर है जिसपे बार नहीं है उसके लिए उतना जीरो आता है, एक जीरो इसके लिए लगा दिया। और फिर जो संख्या पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उसको ऊपर वाले टर्म से घटाया जाता है। तो 37 माइनस जीरो करेंगे तो 37 और बटा कितना आ गया 990, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 का पावर 2 को कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो कि 50 से तो विभाज्य है लेकिन किंतु 100 से विभाज्य नहीं। देखिए 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 का पावर 2। तो यहाँ ऐसे गुणनखंड का संख्या आपको निकालना है जो कि 50 से तो विभाज्य है लेकिन किंतु 100 से विभाज्य नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि 50 से विभाज्य और 100 से विभाज्य होने में क्या अंतर होता है। तो 50 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी ऐसी है जो कि 100 से विभाज्य नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा 150 है, 250 है, इस टाइप से। और 100 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी है, 200 है, 300 है। इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है संख्याओं में, जो कि 50 से विभाजित तो है किंतु 100 से विभाजित नहीं है। तो जिस भी तो 50 में जब भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो संख्या 50 से तो विभाजित होगी लेकिन 100 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 50 गुना 1 बराबर 50, 50 गुना 3 बराबर 150, 50 गुना 5 बराबर 250। तो ये सब संख्याएं 100 से तो विभाजित है, सॉरी ये सब संख्या 50 से तो विभाजित है लेकिन 100 से विभाजित नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमको वही देखना है कि 2 का पावर 3 को 2 का पावर 2 गुना 2 कर देते हैं, गुना 3 का पावर 3 कर देते हैं, गुना 5 का पावर 4 को 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 कर देते हैं और गुना 7 का पावर 2 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक ये 2 और ये 5 का पावर 2, यानी कि अगर इसको हम इधर कर दें और फिर गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 2 और गुना 7 का पावर 2, ये 25 गुना 2 50 और गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 2 और गुना 7 का पावर 2 है। अब ये नंबर जो है वो 50 का मल्टीपल है, लेकिन 50 के मल्टीपल में अगर हम इस इवन नंबर को हटा देते हैं तो बाकी जितना भी नंबर बचा सब ऑड नंबर। यानी अगर हमको ऐसा गुणनखंड निकालना है, ऐसा संख्या निकालना है जो कि 50 से तो विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, तो उसके लिए हमको 2 का पावर 2 को हटाना पड़ेगा। अब हमको क्या लेना है, अब हमको सिर्फ ये वाले गुणनखंड को लेना है जो कि 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2। तो अब गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं कि जितना पावर होता है उसमें +1 करके गुना कर दिया जाता है। तो 3 + 1 गुना 2 + 1 और गुना 2 + 1, तो 3 एक 4, 4 गुना 3 गुना 3 4 3 12 ये 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए 11 23 और 17 का औसत 15 है, यानी ए + 11 + 23 और + 17 का औसत 15 है। तो यानी 15 गुना 4 60 हो जाएगा। यानी ए + 23 + 11 34, 34 10 44 और 7 51 बराबर 60, यानी ए का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ए + बी + 12 + 25 का मान क्या होगा, का औसत 16 है, तो 16 चौका 64, यानी ए + बी का वैल्यू क्या होगा, 64 में से कितना कट जाएगा 25 10 35 और 2 37, इसका वैल्यू कितना आ गया 14 में से 7 गया 7, 5 में से 3 गया 2, यानी कि ए + बी का मान 27 आ रहा है और ए का मान 9 आ रहा है। तो इससे बी का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और हमसे ए बटा बी का वैल्यू पूछा है, तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा
9/18 का बराबर 1/2 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि डिफरेंस बराबर P/R/100 का स्क्वायर। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और डिफरेंस किसका, CI माइनस SI का। तो डिफरेंस कितना है 16.32 और बराबर P/5/100 का स्क्वायर, यानी 20 हो गया। तो 16.32 बराबर P गुना 1/400, यानी P बराबर कितना होगा 16.32 गुना 400। इधर नीचे में 100 आ जाएगा, 100 से 400 4 बार में कट जाएगा। तो 1632 गुना 4, तो 4 दूनी 8, 4 12 के 2 बाकी 1, 6 चक 24, 1 25 और 4 2 6, यानी 6528 आंसर आएगा, जो कि धनराशि का वैल्यू होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, और इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए जाने वाले समय का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो जब दूरी फिक्स्ड हो तो चाल और समय एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बराबर कांस्टेंट हो तो चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय होता है, मतलब चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ चाल का रेशियो क्या दिया होगा 2:3:4। अब इससे समय का रेशियो निकालना, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2:1/3:1/4। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 और 4 का, तो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 को इस सब में गुना कर दीजिए तो आपका अनुपातिक रेशियो निकल जाएगा, जो कि बराबर होगा 6:4:3, यानी कि 6:4:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो देखिए क्या कर रहा है, तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने जाते हैं, तो दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी। जब भी क्वेश्चन में चुने जाने का सवाल हो, चुने जाने का सवाल हो, तो वहां पर आप परमुटेशन का यूज कीजिए, और जब भी सजाने का सवाल हो, तो वहां आप कॉम्बिनेशन का यूज कीजिए। ठीक है। अब चूंकि तेंदुलकर शब्द में देखना है, इसमें वॉवेल की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या, तो 1 2 3, स्वर की संख्या यहाँ पे 3। तो दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी 3p2 और इसमें टोटल लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3p2/9p2। तो 3p2 का वैल्यू क्या होगा फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल 9 - 2, यानी फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 1/फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल 7, जो कि हो जाएगा फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 9। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 × 2 × फैक्टोरियल 7/9 × 8 × फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 कट गया, 2 से 8 4 बार में, और 3 से 9 3 बार में, तो नीचे 3 और 4 बच गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/3 गुना 4 1/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलिए इसी तरह से आपका सेट 1 समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।